अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 31 कवर करेंगे, चैलेंजेस ऑफ चेंजिंग अर्थ का। डज बायोडाइवर्सिटी मैटर टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम प्रोसेसेस एंड सर्विसेज। तो इसके अंदर हम इसके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, तो इन सबको हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो पहले हम एक दफ़ा बुक से देख लेते हैं। ये आपका है चैप्टर नंबर 31, डज बायोडाइवर्सिटी मैटर टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम प्रोसेसेस एंड सर्विसेज। बहुत इजी चैप्टर है, छोटा सा है, ज़्यादा लंबा नहीं है। और इसके अंदर ये जो सारे टॉपिक्स हैं, इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी का सेकंड नंबर पे दिया गया, बट हम पहले बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगी, और उसके बाद ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, सारे जो टॉपिक्स हैं, इनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी कहते किसे हैं, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, मैट्रिक में, इंटर में, उसके बाद आगे भी। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम श्योर सबको पता होगा कि बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, इसकी अगर सिंपलेस्ट डेफिनेशन देखें तो वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो जितनी भी लाइफ है अर्थ पे, जितनी भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब की वैरायटी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी, जिसके अंदर सब आ जाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और माइक्रोऑर्गेनिजम्स। हम जानते हैं कि अगर प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो प्लांट्स भी एक ही तरह के प्लांट्स नहीं प्रेजेंट, हज़ारों लाखों तरह के प्लांट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, एनिमल्स भी बहुत तरह के एनिमल्स हैं जो प्रेजेंट हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ इनकी प्रेजेंट है, डिफरेंट स्पीशीज़ इनकी प्रेजेंट है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसके हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ये सिंपली मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई। आगे हम जो सारा पढ़ेंगे, वो सारा बुक वाला जो मटेरियल है, हम उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है स्पीशीज वैरायटी के। बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या आ जाता है, नंबर एंड काइंड्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज हो सकते हैं, बर्ड्स, मैमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह। फिर इसके अंदर ये भी आ जाता है कि हमने पहले बोल दिया कि नंबर एंड काइंड्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अब इन स्पीशीज के अंदर कितने इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे भी अब हम देख रहे हैं। इट ऑल्सो कंसिडर्स हाउ मैनी इंडिविजुअल्स ऑफ ईच स्पीशीज देयर आर इन दैट इकोसिस्टम, की उनकी अबंडेंस भी देखनी है। ये भी बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी के अंदर सिर्फ नंबर्स की बात नहीं हो रही स्पीशीज के, बल्कि उनके अंदर जो ट्रेड्स हैं डिफरेंट, उसकी भी बात हो रही है कि ट्रेड्स जो हैं वो डिफरेंट ट्रेड्स हो सकती हैं डिफरेंट स्पीशीज के अंदर। कि क्या होता है, ट्रेड्स में क्या आ जाता है, ट्रेड्स में जैसे कि प्लांट साइज, बिहेवियर ऑफ बिहेवियर ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, डाइटरी प्रेफरेंसेस ऑफ एनिमल्स, ये सारी ट्रेड्स में आ जाते हैं। प्लांट साइज के अंदर क्या आ जाता है, जैसे कि स्मॉल हो सकता है प्लांट, टॉल हो सकता है, वुडी हो सकता है। उसके अलावा बिहेवियर ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, फॉर एग्जांपल जैसे अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो कुछ प्लांट्स हैं वो डाई हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डोरमेंट हो जाते हैं। ठीक है, और डाइटरी प्रेफरेंसेस ऑफ एनिमल्स के क्या कहते हैं, वो क्या खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, इंसेक्ट्स खा रहे हैं, क्या चीज़ खा रहे हैं। ठीक है, उस बेस पे तो ये डिफरेंट ट्रेड्स होती हैं इनकी। तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर ये चीज़ भी आ जाती है। फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के, बायोडाइवर्सिटी जो है वो बोथ नेचुरल और सेमी नेचुरल इन्वायरमेंट्स में है, कि जहाँ पर हम वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट तुम्हें पता है जो नेचुरल होंगे, और सेमी नेचुरल इन्वायरमेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर थोड़ी बहुत ह्यूमन मॉडिफिकेशंस हुई होती हैं। ठीक है, ह्यूमन ने मॉडिफिकेशंस की होती हैं, और लेकिन होते उसमें नेचुरल जो है वो फीचर्स भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारा, इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू द फंक्शनिंग ऑफ अर्थ सिस्टम। कि बायोडाइवर्सिटी अर्थ सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका सिंपल सा आंसर है येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो अब आगे हम देखते हैं पॉइंट्स में। सबसे अच्छा काम जो है इसका क्या है कि इकोसिस्टम सर्विसेज के, बायोडाइवर्सिटी जो है वो इकोसिस्टम सर्विसेज दे रही है। बायोडाइवर्सिटी जो है इकोसिस्टम को हेल्प कर रही है, किस तरह से, कि ह्यूमंस को बेनिफिट करके, जैसे कि फूड, मेडिसिन एंड मटेरियल्स फॉर क्लॉथिंग एंड कंस्ट्रक्शन। के बायोडाइवर्सिटी की वजह से ह्यूमन को क्या मिल रहा है, फूड, मेडिसिन और ये सब चीज़ें। किस तरह से, जैसे हम जानते हैं फूड फूड की ऑप्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, सिर्फ डाइवर्सिटी की वजह से, कि डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स हैं जिनमें से कुछ जो हैं वो हम खा सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स हैं जिनमें से कुछ एडिबल हैं, कुछ नॉन एडिबल हैं। तो जो एडिबल हैं उनको हम खा सकते हैं। उसके अलावा मेडिसिन हैं, कि डिफरेंट ऐसी हर्ब्स हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जो एज अ मेडिसिन यूज़ होते हैं, जिनसे मेडिसिन बन भी सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा वाइटल रोल है इकोसिस्टम के अंदर। फिर जो बायोडाइवर्स इकोसिस्टम है उसमें ये फ़ायदा होता है कि जो रेन वाटर होता है उसको इजीली कैप्चर किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है। ठीक है,
ताकि जो है वो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो क्लीन मिल सके। सॉइल कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी की वजह से सॉइल भी फर्टाइल रहती है और इन प्लेस रहती है, ठीक है। मतलब सिंपल सा ये है कि इसकी जो है वो इरोजन नहीं होती, सॉइल इरोजन नहीं होती, जिसकी वजह से फ्लड्स के जो रिस्क हैं वो भी कम होते हैं। इकोसिस्टम जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज की डाइवर्सिटी होती है, वो लोकल एयर टेम्परेचर को भी रेगुलेट कर सकते हैं, सिंपली क्लाइमेट रेगुलेशन भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट स्टेबिलिटी होती है। और रिक्रिएशन एंड एस्थेटिक्स, रिक्रिएशन एंड एस्थेटिक के बायोडाइवर्सिटी रिच एनवायरनमेंट्स जो हैं वो रिक्रिएशन और एस्थेटिक्स एस्थेटिक एंजॉयमेंट की जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। जैसे कि अगर हम अपने नॉर्दर्न एरियाज़ की बात कर लें तो वहाँ पर एक जो नेचुरल ब्यूटी हमें नज़र आती है, डाइवर्सिटी नज़र आती है, प्लांट डिफरेंट तरह के प्लांट्स की और एनिमल्स वगैरह की, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर फ़ायदा है। अच्छा, ये सारे इसके फ़ायदे थे। अब यहाँ पर एक थोड़ा-सा एक अलग बात आ गई है कि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन में जो क्लाइमेट चेंज की वज़ह से चेंज आता है, रेनफॉल पैटर्न्स और जो जिस तरह टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसकी वज़ह से प्लांट्स और एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्टर्ब होती है और इसकी वज़ह से इकोसिस्टम की फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब होती है। तो उसके अलावा जो है स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन जो हो रही है, एक्सेलरेटेड स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन का मतलब है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि डिफ़ॉरेस्टेशन वगैरह की वज़ह से क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है कि जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ठीक है? स्पीशीज़ ऐसा-ऐसा ख़त्म हो रहे हैं। तो इसकी वज़ह से भी जो इकोसिस्टम के फंक्शंस और सर्विसेज़ वग़ैरह हैं, वो भी डिस्टर्ब होंगे। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि वेदर द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ विदिन एन इकोसिस्टम इज़ एसेंशियल फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग एंड फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज़ वी डिपेंडेंट। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि इसका जो आंसर अभी भी it is still being debated by the scientists, but growing evidence that biodiversity is essential for the functioning of ecosystem के अगर हम कहें तो इसका ये आंसर बन रहा है, ठीक है। एविडेंसेस यही हैं कि क्या है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो एसेंशियल है इकोसिस्टम के लिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है द मोस्ट अबंडेंट प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम फंक्शनिंग एट एनी गिवन मोमेंट। तो इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ना है कि मोस्ट अबंडेंट प्लांट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं या नहीं होते हैं। तो अबंडेंट स्पीशीज इन्फ्लुएंस के या इन्फ्लुएंस ऑफ अबंडेंट स्पीशीज के मोस्ट अबंडेंट स्पीशीज जो इकोसिस्टम के है के अंदर होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि किस तरह से वो इकोसिस्टम काम करेगा। जैसे हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ग्रासेस जो है ज़्यादा अबंडेंट होगी तो वो ओपन सवाना होगा। अगर जो है वो ट्रीज ज़्यादा होंगे तो इट मीन्स कि वो क्लोज्ड फॉरेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसकी वजह से इकोसिस्टम जो है वो बिल्कुल डिफरेंटली जो है वो बिहेव करने लग जाता है, बिल्कुल डिफरेंटली जो इन्वायरमेंट है वो फंक्शन करता है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल इन्वेजन्स। बायोलॉजिकल इन्वेजन्स के अंदर क्या है कि अक्सर ऐसा होता है कि नॉन नेटिव का मैं आपको मतलब बता दूं। नेटिव यानी कि जो एक स्पीशी है वो उस जगह पर रह रही है, ठीक है। नॉन नेटिव जो कि किसी और जगह से आई है, जो यहाँ जिसके लिए ये जगह अनजान है। तो अगर जो है वो कोई नॉन नेटिव स्पीशी भी आ जाती है किसी इकोसिस्टम के अंदर, तो उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है इकोसिस्टम के ऊपर। For example, invasion of prickly pear opuntia in Australia changed the landscape's value of grazing, sorry। तो इसके अंदर क्या है कि पहले जो उधर जहाँ पर ये इंट्रोड्यूस हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहाँ पर क्या था, पहले लैंडस्केप जो है वो नेटिव ग्रास से कवर्ड थी, ठीक है। ग्रास और श्रब्स वगैरह थी वहाँ पर। तो क्या था, जिसकी वजह से जो लाइव स्टॉक था वहाँ पर वो ग्रेस कर सकता था, वहाँ से वो खा पी सकते थे। और उसके अलावा सोइल इरोजन वगैरह भी कम होती थी। बट क्या हुआ, ओपंटिया वहाँ पर आया और वहाँ पर वो डोमिनेट कर गया, वहाँ पर वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ, उसकी वजह से अब जो लाइव स्टॉक है वो उसको खा नहीं सकता और उसके अलावा सोइल इरोजन का भी प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है ओपंटिया, ठीक है। ये जो पिक्चर है ये ओपंटिया की है और ये जाहिर सी बात है इसको तो लाइव स्टॉक नहीं ना खा सकता। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसका किस तरह से इफेक्ट हो सकता है। दूसरी चीज आ जाती है मेडिटेरेनियन ग्रासलैंड। ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल है। मेडिटेरेनियन ग्रासलैंड इन्वेडेड बाय टॉल टसोक ग्रासेस, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं कि ये मेडिटेरेनियन ग्रासेस है, ठीक है। ये हम देख रहे हैं छोटी छोटी ग्रासेस हैं और ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं। इसमें क्या है, छोटी छोटी ग्रासेस हैं और श्रब्स वगैरह हैं। तो अगर यहाँ पर ये आ जाए, अगर यहाँ पर ये टॉल टसोक आ जाए, अच्छा अब उसके अंदर जो है वो फायर का जो खदशा है वो कम है, ठीक है। बट अगर ये ग्रासेस आ जाती हैं तो हम ये देख रहे हैं, इसको देख के हमें पता चले, तो इसकी वजह से क्या है कि जो फायर का जो प्रॉब्लम है, आग लगने का खतरा है, वो इसकी वजह से ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर कोई नॉन नेटिव स्पीशी भी आती है तो उससे भी पूरा जो इकोसिस्टम है उसकी फंक्शनिंग चेंज हो सकती है।
फिर आ जाता है डाइवर्सिटी ऑफ करेक्टरिस्टिक्स मैटर्स, के जो करेक्टरिस्टिक्स की डाइवर्सिटी है वो भी मैटर करती है इकोसिस्टम की फंक्शनिंग जो है वो वैरायटी ऑफ ट्रेड्स जो है उस पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक ही फॉरेस्ट के अंदर अगर दोनों डिसीडियस और एवरग्रीन ट्रीज हों, डिसीडियस जिनके पत्ते झड़ते हैं और एवरग्रीन जिनके पत्ते नहीं झड़ते, मतलब जिनके पत्ते हर वक्त रहते हैं ट्रीज के ऊपर, तो क्या है कि अगर ये दोनों ही एक फॉरेस्ट के अंदर हो तो उससे क्या है, उससे हर्ब्स को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रो करने के लिए। क्यों? जैसे कि हम देखते हैं कि डिसीडियस ट्रीज क्या करेंगे कि जब इनके पत्ते झड़ेंगे तो उन हर्ब्स को सनलाइट मिल सकेगी, ठीक है। और एवरग्रीन क्या है कि ये शेड प्रोवाइड करेंगे, एक्सेसिव सनलाइट से बचाएंगे, खासतौर पर समर में। तो इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से क्या मिल रहा है, इट क्रिएट्स अ मिक्स सनी और ड्राई एरियाज जो इसकी वजह से होंगे, एंड शेडी कूल वेट एरियाज, ठीक है, जो कि डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स को हेल्प करेंगे। तो डाइवर्सिटी भी मैटर करती है, ट्रेड्स के अंदर जो वैरायटी है वो भी मैटर करती है। फिर आ जाता है लीफ डिकम्पोजिशन। अब ये जो लीफ होते हैं, जो प्लांट से लीफ उतरते हैं, डिफरेंट ट्री स्पीशीज के जो लीव्स हैं वो डिफरेंट तरह का टाइम लेते हैं डिकम्पोज होने में, ठीक है। यानी कि अगर एक लीफ को 5 दिन लग रहे हैं, किसी को 10 दिन लगते हैं, किसी को 15 दिन लगते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे लॉन्ग टर्म जो है वो मिलता रहेगा, लॉन्ग टाइम के लिए मिलता रहेगा सॉइल को, जो है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इट क्रिएट्स डिफरेंट रिसोर्सेज एंड कंडीशंस फॉर सॉइल ऑर्गेनिजम्स, के सॉइल को फिर मुसलसल किसी ना किसी तरह से जो है वो सॉइल ऑर्गेनिजम्स को फूड मिलता रहेगा। सो दिस डाइवर्सिटी इन लीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन इकोसिस्टम्स हेल्थ एंड फंक्शनिंग। वो हमने देख लिया कि सॉइल ऑर्गेनिजम्स को, सॉइल को हेल्प करते हुए जो है वो इस तरह से डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो ये सारा हमारा खत्म हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है द नंबर ऑफ फंक्शनली सिमिलर स्पीशीज इज इंपॉर्टेंट इन फेसिंग एनवायरमेंटल चेंज। तो अब हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि जो फंक्शनली सिमिलर स्पीशीज यानी कि जो एक ही तरह का फंक्शन कर रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एनवायरमेंटल चेंज के अंदर। तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द अबंडेंट प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उनका बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट होता है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो डिफरेंट स्पीशीज़ होंगी इकोसिस्टम के अंदर, जो इतना ज़्यादा हमें उनका नहीं नज़र आ रहा है या कम होंगी, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो और अक्सर ऐसा भी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम एक ही तरह के प्लांट्स की बात करें और कोई दूसरे भी प्लांट्स हैं, तो अक्सर ऐसा हो सकता है कि वो डिफरेंट स्पीशीज सेम फंक्शन भी कर सकती हैं, ठीक है। सम स्पीशीज कैन परफॉर्म सिमिलर रोल्स इन एन इकोसिस्टम, के डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वो सेम रोल भी प्ले कर सकती हैं। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाहे प्लांट हो, लेकिन वो क्या है कि उनका काम क्या है, कंट्रीब्यूट टू सॉइल नाइट्रोजन, कॉज फायर्स, प्रोवाइड फूड एंड नेस्टिंग प्लेसेस फॉर बर्ड्स एंड अफेक्ट सॉइल कंडीशन। मतलब कि हैं डिफरेंट वो, बट काम वो सेम ही कर रहे हैं। तो इस कंडीशन को कि जब मल्टीपल स्पीशीज या डिफरेंट स्पीशीज सेम जॉब कर रही है इकोसिस्टम में, तो उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल रिडंडेंसी, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन होगी। तो इससे फायदा क्या होता है, इट इज़ लाइक हैविंग बैकअप कंपोनेंट्स इन सिस्टम के। अगर फॉर एग्जांपल एक तरह की स्पीशी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो दूसरी स्पीशी काम कर रही है, बैकअप है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि इससे इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो है इकोसिस्टम के अंदर जो चेंज है वो अब इतनी आसानी से नहीं आ सकता, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्पीशी डिसअपेयर हो भी जाती है तो दूसरी स्पीशी वहां पर होगी जो कि उसकी जगह काम कर रही है। तो इसका मतलब इट्स लाइक हैविंग इंश्योरेंस फॉर द इकोसिस्टम। तो इसके अंदर हम ये आपकी बुक के अंदर ये डायग्राम बनी हुई है, तो उसके साथ हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। कि हम सबसे पहले देख लें फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर ए वाली द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोस्ट अबंडेंट स्पीशीज। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि अबंडेंट स्पीशीज हैं, ठीक है। इसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि अबंडेंट स्पीशीज हैं। तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हम देख रहे हैं डाइवर्सिटी कम है, बट ठीक है, अबंडेंस इसमें इसकी अबंडेंस इसकी अबंडेंस है, बट इसके अंदर हम देख रहे हैं कि डाइवर्सिटी कम है, ठीक है। सी के अंदर द रेंज ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर बिल्कुल ही डिफरेंट है सारे। और इसके अंदर हम देख रहे हैं इसके अंदर द नंबर ऑफ फंक्शनली सिमिलर स्पीशीज के, अब ये एफ के अंदर फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि इसके अंदर ज्यादा स्पीशीज हैं विद ईच फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा कि ये सेम फंक्शन करेंगी, यानी कि ये रिडंडेंसी शो कर रही हैं, ठीक है। तो जो रिडंडेंसी शो करेंगी वही सबसे क्या होगा, वो बेटर होगा। लास्ट पे आ जाता है इम्प्लीकेशंस फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट, की क्या इम्प्लीकेशंस की जाती हैं
तो सबसे पहले आ गया स्पीशीज नंबर्स वर्सेस की स्पीशीज के। अब हमने इसी चीज़ पर फोकस नहीं करना कि ज़्यादा स्पीशीज होनी चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इकोसिस्टम का फंक्शन जो है वो ज़्यादा स्पीशीज होने की वजह से ही अच्छा हो, डाइवर्सिटी की वजह से ही अच्छा हो, बल्कि जो की स्पीशीज हैं उनको भी प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। की स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जिनका इकोसिस्टम में ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। डोंट निगलेक्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस, कि अगर जैसे हमने रिडंडेंसी की बात की कि अगर कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो रिडंडेंट हैं, मतलब कि अगर 5 स्पीशीज़ हैं डिफरेंट तरह की और वो सेम काम कर रही हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उनमें से 1 या 2 लॉस हो रही हैं तो हम उसको इग्नोर कर दें, हम उसको एक्सटिंक्ट होने दें कि चलो कोई बात नहीं, काम तो हो रहा है। इसको फिर भी जो है वो देखना होगा। बायोडाइवर्सिटी शुड स्टिल बी कंसर्न, कि तब भी बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है वो नहीं होने देना हमने। कंजर्वेशन अप्रोच के अंदर दो तरह की अप्रोच आ जाती है, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है फोकस ऑन की स्पीशीज एंड इंटरेक्शन। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर क्या होगा कि जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ को प्रिजर्व किया जा सकता है उनको प्रिजर्व किया जाए, रिगार्डलेस ऑफ देयर इंपॉर्टेंस टू द इकोसिस्टम। ये नहीं कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को किया जाए, हर तरह की स्पीशी को प्रिजर्व किया जाए, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। जबकि फोकस ऑन की स्पीशीज एंड इंटरेक्शन, इसके अंदर क्या होता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज है उनको पहले प्रिजर्व किया जाए, ठीक है। और अगर लेस इंपॉर्टेंट स्पीशीज लॉस हो भी रही हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। दोनों अप्रोचेस का गोल सेम है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है और लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम इनका इसको इसको इंश्योर करना है। बट क्या है कि हम दोनों का तरीका देख रहे हैं, दोनों का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग, के खुद की अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर करनी है कि ये अंडरस्टैंड करना है कि कैसे और क्यों जो है बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम के लिए मैटर करती है, क्यों ज़रूरी है, ठीक है। और तो इससे जो है इससे हमें हेल्प ये मिलेगी कि हम मज़ीद जो है प्रैक्टिकल प्रोग्रेस करेंगे कि किस तरह से इकोसिस्टम को मैनेज करना है और उसको कंजर्व करना है। नेक्स्ट आता है बफर अगेंस्ट चेंज, के फंक्शनल रिडंडेंसी जो है कैन एक्ट एज बफर अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड एंड रैपिड चेंज इन इकोसिस्टम प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी। बफर सिंपली क्या है कि बफर का मतलब कि किसी हार्म से बचा रहा है, ठीक है। तो फंक्शनल रिडंडेंसी क्या है कि हमें यानी कि अगर कोई रैपिड चेंज इकोसिस्टम के अंदर आने वाला हो या जो भी, ठीक है, कोई अगर अनएक्सपेक्टेड कोई चेंज आता है तो उससे जो है वो बचा सकती है फंक्शनल रिडंडेंसी। फिर आ जाता है लोकल अरेंजमेंट, कि क्या है कि इसके अंदर क्या है कि यूनिक मिक्स ऑफ अबंडेंट एंड रेयर स्पीशीज को प्रिजर्व करना है, ठीक है, और उनको लोकल लेवल पे उनका इंटरेक्शन देखना है, वो बहुत ज़्यादा क्रूशल है। तो ये ना सिर्फ लोकल इकोसिस्टम पे लोकल इकोसिस्टम सर्विसेज पे इम्पैक्ट करेगा, उस पर असर करेगा, बल्कि जो लार्ज स्केल फंक्शनिंग है इकोसिस्टम की उसको भी ये हेल्प करेगा, उसमें भी ये कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो ये सारा था हमारा बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 31। तो उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको इसकी अच्छे से समझ आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो करें। थैंक यू।